what are generic products and what is bioequivalence, how it is determined. Okay, so it's part of drug development. The way you develop the drug will decide whether your drug is generic or it is innovator. ओके, सो हम लोग बोलते हैं जेनेरिक का मतलब होता है कि सस्ता ड्रग, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सस्ता मतलब जेनेरिक ऐसा नहीं होता है। ओके, जेनेरिक ड्रग सस्ते होते हैं, लेकिन सभी सस्ते ड्रग जेनेरिक होंगे ही ऐसा कुछ नहीं है। सो जेनेरिक ड्रग्स आर यूजुअली कॉस्ट इफेक्टिव, दे आर इकोनॉमिक, दे आर लो कॉस्ट प्रोडक्ट। डजंट मीन ऑल लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आर जेनेरिक्स। ऐसा नहीं होता है कि लो कॉस्ट है चलो इसको जेनेरिक बोलो, ऐसा नहीं है। जेनेरिक का मतलब थोड़ा अलग है, मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। यू सी व्हाट इज जेनेरिक ड्रग। उससे पहले आप समझो कि ड्रग डिस्कवरी पहले कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका जब ड्रग डिस्कवर होगा तो you will get new molecular entity. It is called as NME. Always remember what is NME. NME is new molecular entity. ये जो न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी आप डिस्कवर करते हैं, जो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड आपने इसको डिस्कवर किया, ओके, न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी, इससे पहले इसको कोई दवाई करके यूज नहीं हुआ है, आप पहले हो जो ये एक इसको यूज कर रहे हो। इसके दो टाइप होते हैं, एनएमईज आर ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी सिंथेटिक, केमिकल सिंथेटिक, और इट कैन बी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, recombinant DNA, all these are biological. So NMEs are of two types. One is it can be NCE. NCE is called as, what is NCE? New chemical entity. NCE is new chemical entity. You should write down with me if you don't know. And second is biological, BL. So what is BL? It is biological entity. Examples I have already told you. Okay. So insulin is example of biological product. It is rDNA product. Got it? If you make it in the lab, अगर आप उसका synthesis करते हैं, जैसे ibuprofen, paracetamol, these are new chemical entities. So when company will discover it, this is called as drug discovery. ये क्या है? ये drug discovery है, right? तो ड्रग डिस्कवरी के लिए आपके पास पैसा चाहिए, आपके पास फैसिलिटीज चाहिए, आपके पास आइडियाज होना चाहिए। लेकिन एक बार आपने ड्रग डिस्कवर किया, उसके बाद अप्रूवल का प्रोसेस आता है। अप्रूवल का प्रोसेस मतलब क्या? सी, आप बोलेंगे मेरे पास पैसा है, मैंने ड्रग डिस्कवर किया, दैट इज गुड, बट आप ऐसे नहीं बात कर सकते कि मेरे पास पैसा है तो मैं मार्केट में बेचूंगा बना के। यू कांट डू दैट, यू नीड लॉट ऑफ परमिशंस, एंड दिस परमिशंस आर अप्रूवल्स। You cannot sell any drug without approval, isn't it? So when you go to take the approval, that approval body, that is called as regulatory body. Regulatory bodies का मतलब क्या है? जो ड्रग को रेगुलेट करता है, जो अप्रूवल देता है। आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे तो यूएस एफडीए इज रेगुलेटरी बॉडी। इन इंडिया सीडीस्को, CDSCO, सीडीस्को इज रेगुलेटरी बॉडी। वी कॉल इट जनरली एज एफडीए। एफडीए इज द रेगुलेटरी बॉडी। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, टीजीए, टीजीए थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन इज द रेगुलेटरी बॉडी। ओके, आप यूके में जाएंगे, है ना, इंग्लैंड में जाएंगे तो रेगुलेटरी बॉडी इज MHRA। ये तो ऐसे अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती है। तो दोज बॉडीज विल आस्क यू, हैव यू टेस्टेड योर न्यू ड्रग इन ह्यूमंस? You will say no, I have just discovered the drug, but I have not tested in humans. Then they will say test in humans. You will say fine, we will test in humans, so we will do clinical trials. They will tell you before doing clinical trial you should prove it in animals, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी तो परमिशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एनिमल स्टडी की ह्यूमन स्टडी? एनिमल स्टडी। एनिमल स्टडी। बराबर है, ऑल ऑफ अस नो दैट कि ह्यूमन में ट्राई करने से पहले एनिमल में ट्राई करना चाहिए। ओके, तो आप एनिमल स्टडी करेंगे। व्हेन यू विल डू दीज एनिमल स्टडीज, अगेन यू विल नीड द परमिशन। ये इसके लिए भी परमिशन चाहिए। किसका परमिशन चाहिए? इथिक्स कमिटी का परमिशन चाहिए। सो आई नीड परमिशन ऑफ एनिमल इथिक्स कमिटी। मुझे एनिमल इथिक्स कमिटी का परमिशन चाहिए होता है। once I get this permission, I can do animal studies. So animal studies are done before clinical studies. So these studies are called as
प्री क्लिनिकल स्टडीज, है ना, बिफोर क्लिनिकल, तो इसको बोला जाता है प्री क्लिनिकल स्टडीज। क्या करेंगे हम लोग प्री क्लिनिकल स्टडीज में? प्री क्लिनिकल स्टडीज में आई विल चेक फार्माकोडायनेमिक्स, आई विल चेक फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक्स, है ना। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी होगा, फार्माकोडायनेमिक स्टडी होगा और टॉक्सिसिटी स्टडी होगा। ये सारा पहले एनिमल में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एथिक्स कमिटी का परमिशन चाहिए होता है। वंस दिस इज डन, यू विल कलेक्ट दिस डेटा एंड यू विल गो टू रेगुलेटर। आप रेगुलेटर के पास जाएंगे, जो कि अप्रूव करने वाली बॉडी है। इंडिया में अप्रूवल बॉडी कौन है, बोलो आप? क्लिनिकल ट्रायल में जाने के लिए अप्रूवल बॉडी इंडिया में, बोलो, अभी तो बताया मैंने, FDA। सीडिस्को, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सीडिस्को इज द अप्रूवल बॉडी, सीडिस्को ये अप्रूवल बॉडी है। ओके, यूएस में जाएंगे तो अप्रूवल बॉडी कौन है? यूएस एफडीए। यूएस एफडीए इज द रेगुलेटर इन यूएस मार्केट, है ना। सीडिस्को इज द रेगुलेटर इन इंडियन मार्केट। ओके, सीडिस्को का लॉन्ग फॉर्म बोलो, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सीडिस्को? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, बरोबर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। सो दिस इज सीडिस्को। सीडिस्को का हेड कौन होता है? डीसीजीआई। सीडिस्को का हेड कौन है? डीसीजीआई। ओके, नाउ यू फाइंड आउट डीसीजीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है। बट दिस डीसीजीआई गिव्स द परमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल। ओके, सो डीसीजीआई विल आस्क यू कि गिव अस द डेटा ऑफ प्रीक्लिनिकल स्टडी। If you want to develop this product for US market, then you will take permission of US FDA. US FDA will ask you, you please do application. Application में पूरा preclinical का data दे दो आप. That application is called as new drug application. Not exactly new drug application. It is called as investigational new drug application. Now, what is investigational new drug? You cannot call it as drug because you have not proved it in human. So you can say we have got promising results in animals. So it is investigational new drug. ये अभी न्यू ड्रग बना नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन में है, ये शायद न्यू ड्रग बनेगा आगे जाके। तो आप क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल में आप करेंगे फेज 1, फेज 1 के बाद आप करेंगे फेज 2, फेज 2 के बाद आप करेंगे फेज 3। तो ये हो गया आपका क्लिनिकल ट्रायल। वंस क्लिनिकल ट्रायल्स आर सक्सेसफुल, अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो गया, सो यू कैन एंटर द मार्केट, आप मार्केट में जा सकते हैं। अभी एक बार आपका क्लिनिकल का रिजल्ट आ गया पूरा, then again you will go to regulator, you will go to US FDA, you will go to CDSCO and you will say we are happy, we have got very promising results in humans also, give us the permission. They will tell you please do application. That application will be called as NDA. वो एप्लीकेशन को आप बोलेंगे एनडीए। कैन यू टेल मी लॉन्ग फॉर्म ऑफ एनडीए? न्यू ड्रग एप्लीकेशन, राइट। इससे पहले का था आईएनडीए, तो इसके बाद का होगा एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। आपने न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल किया, उसको रिव्यू किया जाएगा, पूरा डेटा चेक होगा, ओके, और उसके बाद आपको परमिशन मिलेगा। परमिशन मिला तो यू कैन एंटर द मार्केट। एफडीए बोलता है मार्केट में जाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि during investigation we could not find some side effects, but during clinical we may find some side effects. So drug is always under surveillance. आपका ड्रग हमेशा सर्विलेंस में होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, राइट। सो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस means when that drug is marketed, still you will keep watch. If patient finds something wrong, if doctor experiences something different, then they will report to the company or they will report to the regulatory body and accordingly you will have to take the action. आप बोलेंगे लेकिन अभी तो मार्केट में आ गया ना अपना ड्रग, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। मार्केट में ड्रग अभी आया है, अगर उसके बाद पता चला कि उससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ड्रग आपको वापस लेना पड़ता है। यू कैनॉट से ऐसे कैसे वापस लेंगे, आपने तो अप्रूवल दिया,
अप्रूवल दिया था बेस्ड ऑन डेटा ऑफ क्लिनिकल स्टडी। अभी क्लिनिकल स्टडी हो गया, हमने अप्रूवल दिया था आपको, लेकिन अभी पता चल रहा है कि और भी कुछ साइड इफेक्ट समझ में आ रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट को वापस बुलाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट रिकॉल, दैट इज रिकॉल ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, आप मुझे बोलो, रिकॉल का नौबत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं आना Of course not. That is not good at all. अपना पूरा पैसा वेस्ट जाता है, इतना इन्वेस्टमेंट किया सब वेस्ट जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा उसमें, राइट? इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल एकदम ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर क्लिनिकल ट्रायल में साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो अगर आपने वो छुपाया, लिखा ही नहीं, आप बोलेंगे मेरे को अप्रूवल चाहिए, क्यों लिखने का, छोड़ दो, अप्रूवल ले लेंगे, वो अप्रूवल किसी काम का है? काही फायदा नहीं है त्याचा। वाय? बिकॉज दॅट कभी ना कभी तो समझ में आने ही वाला है। पितळ उघडं पडतं मराठीमध्ये, पितळ उघडं कधी ना कधी पडतं, म्हणजे सच सामने आ ही जाता है। तो बढ़िया कि आप पहले से टेस्टिंग अच्छे से करो। मैं 10th में गया, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बट ओके मैं पास हो गया, मेरे को अच्छा मार्क्स आया। मैं 11th-12th में गया, मेरे को ट्रिक्स पता था, मेरे को पता था इतना क्वेश्चन सॉल्व किया इतना मार्क्स मिलता है, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करने का, एग्जाम में यही पूछते हैं। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, क्वालिटी है नहीं है, कुछ काही घेणं देणं नाही मला, मेरे को बस एग्जाम का रिजल्ट चाहिए, मेरे को अप्रूवल चाहिए। आई गॉट द अप्रूवल, आई गॉट पास्ड, आई केम टू फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी, आई पास्ड इट, आई केम टू सेकंड ईयर बी फार्मेसी, आई पास्ड इट, आई गॉट ऑल अप्रूवल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, आई बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। But when I go to real market, and if people experience something wrong with my knowledge, I cannot sustain in the market. How can I develop my career then? And that's why approvals are important, but not only approvals are important. Approval छोड़ के और भी चीज होता है, marks are important, but not only marks are important. Marks छोड़ के भी बाकी का चीज होता है। ये तो जो essential है, वो essential बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। And we give exams just for sake of exams. Don't do that. Exams are the way to improve your knowledge. Exams are not to be solved just by using shortcuts. Okay, that you will learn like this. I will tell you example. If I tell you what is the procedure of drug discovery, then आप याद करेंगे, और NME, after NME preclinical trials, for that ethics permission is required. Then preclinical, after preclinical INDA, after INDA clinical, phase 1, phase 2, phase 3, after that NDA, after that market. 10 बार बोलने का। This is not the way to study. The way to study is you should develop a story, isn't it? So see the way. So this is the drug development. ये पूरा ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस है, और इसीलिए इसको काफी समय लगता है। 15 to 20 years are required to develop a single drug to enter the market. Okay, so when this product will come to the market, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत वक्त जाता है। कंपनी बोलती है कि इसको पेटेंट करना चाहिए। पेटेंट क्यों करने का? क्योंकि पेटेंट के बारे में और मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन अगर इसको पेटेंट करेंगे, कंपनी क्या सोचती है, तो हमारा मोनोपोली होगा। If that is my patented product, other people, other companies cannot sell that drug. So I can earn some profit. मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, तो मेरा कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, बंद पड़ेगा। एंड हाउ कैन आई डू फर्दर ड्रग डेवलपमेंट? आगे का रिसर्च कैसे होगा फिर? इसीलिए आप ऐसे सोचेंगे, क्यों ऐसा करने का? ड्रग सबके लिए, गरीबों को भी मिलना चाहिए, तो सस्ते में बेचना चाहिए, दैट इज राइट। बट अगर मैं सस्ते में बेचूंगा, अगर मैंने 100 करोड़ खर्च किया और मैं 50 करोड़ ही कमाया, तो मैं दूसरा प्रोडक्ट कैसे डेवलप करूं? सो दिस इज द लिंक, दिस इज द साइकिल। सो फार्मा कंपनीज विल फाइल द पेटेंट। पेटेंट का कितना लाइफ होता है बोलो आप? पेटेंट इज एक्सपायर्ड इन हाउ मेनी इयर्स? 20 years. बराबर, वेरी गुड, 20 years. 20 years. If I apply for a patent, 2020 में पेटेंट ग्रांट हो गया, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो कब तक चलेगा ये पेटेंट? 2040 तक, राइट? 2040 बराबर है, 2040। अभी पेटेंट एक्सपायर हो गया, इमेजिन करो आप इसको, अभी पेटेंट एक्सपायर हो गया। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद अदर कंपनीज कैन सेल दिस ड्रग, ट्रू की फॉल्स? बराबर है, क्योंकि कोई भी बना सकता है, अप्रूवल लेके बेच सकता है, बराबर है, ट्रू, क्योंकि अभी पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। एट दैट टाइम
After 20 years, after expiry of patent, many companies will enter the market with the same product. अभी सवाल ये आता है, इसमें से इनोवेटर कौन था, किसने सबसे पहले ये ड्रग को बनाया था? ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है इनोवेटर प्रोडक्ट। तो ये होता है इनोवेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट। और बाकी सारे प्रोडक्ट को बोला जाता है जेनेरिक प्रोडक्ट्स। जेनेरिक प्रोडक्ट्स, सो ऑलवेज रिमेंबर, इनोवेटर इज सिंगल प्रोडक्ट एंड जेनेरिक प्रोडक्ट्स में भी मेनी। इनोवेटर एक ही होता है हमेशा, ओके, लेकिन जेनेरिक में बहुत सारे लोग होते हैं। एनी ड्रग यू टेक, तो एक ही इनोवेटर होता है, वो ड्रग डेवलपमेंट करता है, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद अदर कंपनीज कैन मेक द सेम ड्रग, बट दे कैनॉट डू विदाउट अप्रूवल। अप्रूवल के बगैर कैसे करेंगे? ओके, सो दे वांट टू एंटर द मार्केट। जेनेरिक प्रोडक्ट है, उनको मार्केट में आना है। सी आई एम द कंपनी, सपोज नोवार्टिस इज द इनोवेटर and Cipla, Sun Pharma, Dr. Reddy's, they want to make this product. Now how to make this product? So they will go to the FDA and they will say, please allow us to enter the market because already studies have been done by another company. So no more studies are required. FDA will say that is right. The drug is already in the market. तो नो इश्यू ऑफ सेफ्टी, टॉक्सिसिटी का सवाल नहीं आता है, सब टेस्टिंग हो चुका है पहले से, तो इतना सारा करने का जरूरत नहीं है। एफडीए विल से एक काम करो, आप इतना सारा स्टडी करने का जरूरत नहीं है ना, आपका टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसा भी वेस्ट मत करो। आप बस एक चीज करना, आप इतना प्रूव करो कि आपका प्रोडक्ट, ये इनोवेटर प्रोडक्ट से बायो इक्विवेलेंट है। क्या प्रूव करना है आपको? आपका जेनेरिक प्रोडक्ट इनोवेटर प्रोडक्ट से बायो इक्विवेलेंट है, प्रूव करना है। नाउ व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस? आई विल राइट इट हियर। बायो इक्विवेलेंस में और अलग से समझाऊंगा। बायो इक्विवेलेंस मींस सेम ड्रग, सेम डोसेज फॉर्म, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम डोज एंड देन सेम बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी सेम होना चाहिए। Okay, I will give you example. Paracetamol. There are two tablets of paracetamol. Different companies. एक सिप्ला का टैबलेट है और दूसरा सन फार्मा का टैबलेट है। दोनों में क्या है? पैरासीटामोल, सेम ड्रग। दोनों में 650 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम, डोज भी सेम हो गया। दोनों ओरली देना है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम हो गया। ओके, एवरीथिंग इज सेम। तो आप बोलेंगे एवरीथिंग इज सेम, तो बायो अवेलेबिलिटी तो सेम ही आना है। फर्क क्या है? ऐसा नहीं होता है। एक्सिपिएंट्स तो अलग हो सकते हैं, आपका टेक्नोलॉजी अलग हो सकता है, टैबलेट का कंप्रेशन फोर्स अलग हो सकता है, उसमें आपने डाइल्यूएंट कितना डाला, डिसइंटीग्रेंट कितना डाला, मटेरियल क्या क्या यूज किया, वो अलग हो सकता है। गॉट इट? सो ऐसे दो कंपनी के एक ही ड्रग के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे बोलते हैं ड्रग प्रोडक्ट्स। द टू ड्रग प्रोडक्ट्स इफ दे शो सेम बायो अवेलेबिलिटी देन दे आर कॉल्ड एज बायो इक्विवेलेंट। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So you have to prove this bioequivalence. So how will you do that? How to do it? So what you will do? You will say, okay, patent expired, I will make this product. You will do that. Okay, and then you will go to humans. You will take permission, prior permission. Then you will do bio studies. Bio studies में क्या करूंगा मैं? I will establish BAB, bioavailability, bioequivalence studies. These are called as बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस चेक करेंगे। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू से टू प्रोडक्ट्स आर बायो इक्विवेलेंट। सो इनको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस, ये तो डेफिनेशन हो गया। प्रैक्टिकली कैसे करने का? सो बायो इक्विवेलेंस मींस सेम बायो अवेलेबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेम बायो अवेलेबिलिटी? इट मींस सिमिलर Cmax, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा, but similar Cmax in the range Tmax and AUC. अभी Cmax क्या है, Tmax क्या है, AUC क्या है, आपको पता होना चाहिए। आप अलग दूसरे वीडियो में देख सकते हैं इसको, है ना, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। इसके लिए और एक वीडियो है, उसमें वो देखो व्हाट इज Cmax, Tmax and AUC. Okay, now you see I will make two graphs. दो ग्राफ बनाएंगे। एक ग्रुप को देंगे इनोवेटर प्रोडक्ट, ह्यूमंस को देंगे इनोवेटर प्रोडक्ट, दूसरे ग्रुप को आप खिलाएंगे आपका प्रोडक्ट।
ओके, ऐसे जेनेरिक, अभी तक बना नहीं है जेनेरिक लेकिन बोलते हैं। यहाँ पे आएगा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन गया टैबलेट खाने के बाद एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। टैबलेट खाने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आई विल रिमूव द ब्लड। अभी ये जो ग्रुप था से 10 लोगों का ग्रुप था, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ये ऐसे आया, ग्राफ ऐसे आया, फाइन। ये दूसरा है, इसमें ग्राफ ये ऐसे आया। देन यू चेक व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव, इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन और आपके दूसरे ग्रुप का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एक रेंज में होना चाहिए। दैट एक्सेप्टेंस रेंज इज -20% टू +25%। इतना वेरिएशन अलाउड है बायो इक्विवेलेंस के लिए। ओके, टी मैक्स देखना है, टी मैक्स इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव सी मैक्स, एंड एरिया अंडर कर्व देखना है। ये पैरामीटर मैच हो गए आपका प्रोडक्ट और इनोवेटर प्रोडक्ट, तो समझो आपका बायो इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। वेरी गुड। अभी अगर बायो इक्विवेलेंस प्रूव हो गया है तो यू विल गो टू एफडीए and you will say we have done BA/BE studies, allow us to enter the market. They will ask you, चलो एप्लीकेशन भेज दो, एप्लीकेशन फाइल करो। आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, यहाँ पे मार्केट में आने के लिए फाइल किया था एनडीए, यहाँ पे भी होगा एनडीए, बट दिस इज नॉट न्यू ड्रग यार, ये नया ड्रग तो है नहीं, ये तो पहले से बना हुआ ड्रग है, बराबर, खाली आपने अलग से प्रोडक्ट डेवलप किया है। तो ये एप्लीकेशन को बोला जाता है एएनडीए। एएनडीए इज एब्रेविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एब्रेविएटेड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है शॉर्ट, शॉर्ट एप्लीकेशन, बट हेयर एब्रीविएटेड डजंट मीन शॉर्ट। एएनडीए भी काफी बड़ा होता है, लेकिन इसके लिए स्टडीज थोड़ा कम करना पड़ता है, शॉर्ट स्टडीज करना पड़ता है। टॉक्सिसिटी नहीं करना है, पीडी नहीं करना है, आपको सीधा बीए/बीई करना है। तो बीए/बीई स्टडीज करके आप सीधा मार्केट में आ सकते हैं। इसीलिए जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट में कम समय लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बाय इनोवेटर। आपको इतना उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, काम तो करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। इफ यू आर डेवलपिंग जेनेरिक प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ स्मॉल डील, इट इज अ बिग टास्क। It will also take lot of investment and everything, but compared to innovator वो थोड़ा easier है। easy नहीं बोल सकते आप, relatively easier है। got the point? So बायो स्टडी हो गया, आपको एनडीए फाइल करना है, आप मार्केट में जा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है जेनेरिक प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट। एफडीए मोटिवेट्स टू डेवलप जेनेरिक प्रोडक्ट, क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कंपनीज कैन सेल दिस प्रोडक्ट्स इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, so customers get benefit, your patients will get benefit, so generic development होना ही चाहिए। यूएसएफडीए will give you rewards for this। इसके लिए यूएसएफडीए बोलता है फर्स्ट अप्रूवल ऑफ एएनडीए, अगर आपको पहले अप्रूवल मिल गया एएनडीए का, जो कंपनी सबसे पहले एएनडीए अप्रूव करवा के लेगा उसको ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड इज ऑफ 180 डेज। 180 डेज मतलब कितना महीना, आप देखो अभी इसको, है ना, 6 महीने का ग्रेस पीरियड। मतलब समझाता हूं मैं आपको, वेरी इंटरेस्टिंग। इनोवेटर है, एक ही प्रोडक्ट मार्केट में 20 साल से चल रहा है, लोगों को वही खरीदना पड़ता है। अभी 20 साल हो गए, पेटेंट एक्सपायर हो गया। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद सारी कंपनी टूट पड़ी कि यार ये ड्रग जो है ये डायबिटीज पे इतना चल रहा है, ब्लॉकबस्टर है, चलो हम सब लोग बनाते हैं इसको। सब लोग उसके पीछे पड़ेंगे, सबको एक ही रिक्वायरमेंट है, बीए/बीई स्टडी करने का। अभी जो सबसे पहले एएनडीए फाइल करेगा और उसको अप्रूवल मिलेगा, उसको ग्रेस पीरियड मिलेगा 6 महीने का, मतलब 6 महीने वही मार्केट में रहेगा, बाकी के लोग नहीं रहेंगे। सो दे गेट अपॉर्चुनिटी टू डू द बिजनेस। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का, कि पेटेंट तो ऐसे है नहीं मेरे पास, आई एम नॉट इनोवेटर, स्टिल आई एम गेटिंग ग्रेस पीरियड, दैट्स ग्रेट। And why? Because I am the first to get approved ANDA. So there are so many ANDAs, so many companies will file ANDAs, but जो जिसको फर्स्ट अप्रूवल मिलेगा उसको मार्केट में फेवर मिलेगा 6 महीने तक। Other companies won't be allowed over there for 6 months, and that's why this is the motivation for companies to develop generics fast. Speed matter करता है ना। तो ऐसे नहीं कि खाली आप बनाते बैठे
कितने जल्दी आप बनाते हैं उसके ऊपर आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी निर्भर करता है. एंड दैट्स व्हाई ANDA फाइल करने के लिए देयर इज ऑलवेज कंपटीशन and time value is there is value of time. Understood the point? So this is about BA/BE studies, generic product development and innovator product development. Okay, always remember in all these अगर फेल्यूर आना हो तो late failure is very dangerous, early failure is okay. So if I fail at earlier stage, then I understand that that product will not work. But if everything goes smoothly and at the end I fail, तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है. So you tell me, early failure is good कि late failure is good? Always remember this. Actually failures are never good. Failure तो कभी अच्छा होता नहीं है, लेकिन आना ही है तो early is better. So whenever you get failure, whenever you face failure, then always tell to yourself, okay, fine, earlier is better. And when is the early? Whenever you get failure, consider it as early. So consider it as experience. Okay, बरं झालं आता मला कळालं हे असं असतं. अच्छा मला येत नाही. हाँ मेरे को नहीं पता था, अभी पता चला. So this is very important learning point in your personality development and in your career development actually. तर कधी जर फेल्युअर येत असेल तर हे समजायचं स्वतःला की बरं झालं आत्ताच कळालं मला. ओके, अगर आप उसके ऊपर रोते बैठे तो आगे का ड्रग डेवलपमेंट आप नहीं कर पाएंगे. Understood the point? This is very important. So this was in short about development of a new drug and development of generic product. हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा? You should know what is NME, what is NCE, what is BL. You should understand ethics committee permission is required for animal studies. You should understand INDA is filed before clinical. NDA is filed before going to the market. In market you do phase 4, right? Phase 4 is post marketing surveillance. If you go to US market, you will take permission of US FDA. If you market in India, you need permission of CDSCO. We learn short long form of CDSCO. The head of CDSCO आपको पता है, उसको बोला जाता है DCGI. DCGI का long form आप खुद पता करेंगे. That is assignment for you. Then generic product. Generic product is following innovator product. पहले इनोवेटर मार्केट में आता है, फिर जेनेरिक आता है. देयर आर सो मेनी जेनेरिक्स. जेनेरिक के अप्रूवल के लिए कौन सा एप्लीकेशन फाइल करना होता है? टेल मी. ANDA. वेरी गुड, ANDA. आप इसको अंडा भी बोल सकते हैं, है ना? आप अपनी लँग्वेज में भारतीय भाषेमध्ये अंडा म्हणू शकता त्याला, ANDA. ओके, हाँ इंग्लिश में ANDA बोलते हैं. सो इट इज एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन. For that application, you need BA/BE studies to be done. And in BA/BE studies, this is pharmacokinetic study. You will measure pharmacokinetic parameters. That is Cmax, Tmax, AUC. उसका acceptance criteria होता है -20% to +25%. Okay, this is in short about bioavailability, bioequivalence, generic product, and innovator product. Now, I will ask some questions and then I will end this video. You tell me, if I am researcher or I am just, so I am developing some, I want to learn something and I want to see how clinical trials were done. Clinical trial कैसे किया, कितने पेशेंट थे, क्या स्टडी किया, ये सब डेटा आपको कौन से एप्लीकेशन में जाके मिलेगा? AEC एप्लीकेशन, INDA, NDA और ANDA? NDA. INDA. जी, मुझे कौन सा डेटा चाहिए? बोलो. क्लिनिकल का डेटा चाहिए. क्लिनिकल का डेटा, क्लिनिकल के बाद कौन सा एप्लीकेशन फाइल होता है? NDA. हाँ, तो क्लिनिकल का सारा डेटा कहाँ पे मिलेगा? NDA. एग्जैक्टली NDA में मिलेगा. INDA कब फाइल किया जाता है? बिफोर क्लिनिकल ट्रायल कि आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल? Before. So before clinical trial, can you place data of clinical trial? No. No. So INDA contains data of clinical trial. True or false? False. All. Very good. False. It is false. I hope you are getting my points. Such Yes, questions sir. are asked in the exam. Which application is filed after what? What is the sequence of applications? Right. Now you tell me. Bioavailability, bioequivalence study details.
are given in which application? ANDA. ANDA. Perfect, very good. You will, yeah, you will. These applications are available online. You will go to USFDA website and you can see the applications. है ना? So if you read ANDA, you will get this information. Okay. So एनिमल इथिक्स कमिटी जनरली हम लोग इसका एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है, बट INDA, NDA, ANDA, these applications are available in public domain. Got it? ये एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है. We call it as freedom of information, FOI. So that is your freedom of information to know what was given in INDA, what was given in NDA, what was given in ANDA. That is the public document. Some things are confidential, but many useful things are given in those documents. Okay, I hope you enjoyed this information and you learned something. If not, then you can revise it. Recording will be available. So I stop this recording here, and next part I will explain in separate video. Yeah, thank you.